हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी जी 6 सेमेस्टर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो अन्य एग्रीकल्चर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, फल एवं सब्जियों का संस्करण पहली बार संगठित ढंग से कब शुरू किया गया। ऑप्शन यहाँ पर 1855, 1856, 1857, 1859। तो सबसे पहली बार 1857 में किया गया था, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, फलों एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी की शुरुआत हुई। ऑप्शन यहाँ पर 1926, 1927, 1928 और 1929। तो सबसे पहले जो डिब्बाबंदी है फलों एवं सब्जियों की 1928 में शुरू हुई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फादर ऑफ कैनिंग किसे माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पर निकोलस एपर्ट, लुइस पास्चर, पैनिन या फिर नॉन ऑफ दिस। तो फादर ऑफ कैनिंग निकोलस एपर्ट को जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निकोलस एपर्ट ने 1804 में भोजन को ग्लास कंटेनर में प्रिजर्व किया था सबसे पहले, और कैनिंग को हम एपर्टाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पहली फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कब स्थापित की गई। ऑप्शन है 1935, 1950, 1955, 1949। तो इसमें 1935 वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 1950 में CFTRI यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि मैसूर में स्थित है, इसकी स्थापना की गई। इसके अलावा 1955 में भारत सरकार के द्वारा फूड प्रोडक्ट ऑर्डर को पास किया गया, और 1949 में पहली फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, इसको स्थापित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फलों में किस तत्व का प्रयोग करने से क्षय अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, बोथ ए एंड बी। अगर हम फलों में नाइट्रोजन और फास्फोरस का अधिक प्रयोग करते हैं खेत में, तो उसमें क्षय होने के अधिक चांसेस रहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्याज में भंडारण के दौरान स्प्राउटिंग को कम करने के लिए प्री हार्वेस्ट स्टेज में किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर माइलिक हाइड्राजाइड, बोरिक एसिड, डाइफोल्टान, इथिलीन। तो इसमें माइलिक हाइड्राजाइड का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मस्क मेलन में मैच्योरिटी इंडेक्स ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर टाइपिंग, नेटिंग, एरोमा या सोलिडिटी। मस्क मेलन में जो मैच्योरिटी इंडेक्स है वो नेटिंग के द्वारा ज्ञात किया जाता है, या फिर इसको फुल स्लिप स्टेज में हम मैच्योर मान के हम उसको काट लेते हैं, तोड़ लेते हैं। टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग वाटरमेलन और जैक फ्रूट में इसके द्वारा मैच्योरिटी इंडेक्स को ज्ञात करते हैं, और एरोमा के द्वारा हम जैक फ्रूट जब महकने लगता, पकने लगता है, तो कटहल में महक आती है, तो उसके द्वारा हम उसको मैच्योर मान लेते हैं। इसके अलावा जो सॉलिडिटी है, सॉलिडिटी आपके जो कैबेज हैं, कैबेज जिसको हम पत्ता गोभी के नाम से जानते हैं, उसमें हम मैच्योरिटी इंडेक्स को ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्यूरिंग की जाती है। ऑप्शन है यहाँ पर ओनियन, गार्लिक, पोटैटो, आल। तो क्यूरिंग जो है वो सभी में की जाती है। क्यूरिंग में कुछ समय के लिए फलों और जो आपकी सब्जियां होती है, इसमें अधिकतर कंद वाली सब्जियां हैं, जैसे स्वीट पोटैटो है, कोलोकेसिया, ओनियन है, पोटैटो, गार्लिक है। तो इन सबको थोड़े समय के लिए हम बाहर खुले वातावरण में उच्च तापमान और आर्द्रता में रख देते हैं, जिससे उसके ऊपर एपिडर्मल लेयर का फॉर्मेशन हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फलों को पकाने का कार्य किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर एथिलीन, जिब्रेलिक एसिड, साइकोसेल, एलार। तो फलों को पकाने का कार्य करता है इसमें एथिलीन, बाकी इसमें सभी एथिलीन जो राइपेनिंग इनहिबिटर हैं, जो आपके जिब्रेलिक एसिड, साइकोसेल, एलार, ये सब राइपेनिंग को रोकने वाले एजेंट हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाई पीलिंग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर पोटैटो, पीच, सिट्रस, ऑल। तो जो लाई पीलिंग
फ्लाई पीलिंग क्या है, इसमें 1 से 2% सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में फलों को या सब्जियां होती हैं उनको डाल करके निकाल दिया जाता है। तो ये किया जाता है सभी में, पोटैटो में भी, पीच में भी और सिट्रस में भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फ्लेम पीलिंग की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर ओनियन, गार्लिक, बोथ, पोटैटो। तो जो फ्लेम पीलिंग है ज्वाला के द्वारा, तो ये ओनियन और गार्लिक दोनों में की जाती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एथिलीन के प्रति संवेदी है। ऑप्शन यहाँ पर एप्पल, टोमेटो, मस्क मेलन, पियर, ऑल। तो एथिलीन के प्रति यहाँ पर एप्पल भी संवेदी है, टोमेटो भी है, मस्क मेलन भी और पियर भी। तो इसमें ऑप्शन ई ऑल वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, फलों में किस पैथोजन का अधिक प्रकोप होता है। ऑप्शन है फंजाई, बैक्टीरिया, फिर बहुत या फिर नानावदेश। तो फल आपके एसिडिक नेचर के होते हैं, तो एसिडिक नेचर में बैक्टीरिया फंजाई का अधिक प्रकोप होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि बैक्टीरिया जो कि अधिक अगर पीएच मान है 4.5 से तो सब्जियों का, तो वहाँ पर इनका अटैक होता है। तो ये अधिकतर बैक्टीरिया सब्जियों में अटैक करते हैं। जैसे आपके बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो डिजीज़ लगता है इरविनिया में। इसके अलावा जो ड्राई रॉट डिजीज़ है, ये फ्यूजेरियम स्पीसीज के द्वारा लगता है, ये फंजाई के द्वारा लगता है। और एक वाटर सॉफ्ट रॉट ऑफ कैरेट है जो कि स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोसियोरम से लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट हैं। ऑप्शन है यहाँ पर एप्पल, बनाना, सिट्रस फ्रूट, बोथ ए एंड बी। तो क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स ऐसे फल होते हैं जो राइपेनिंग स्टेज में एथिलीन का प्रोडक्शन अधिक करते हैं, और वो उनको अगर हम तोड़ाई कर लेते हैं तो वो बाद में भी पक जाते हैं। तो इसमें आपके बोथ एप्पल और बनाना, इसमें दोनों आएंगे, इनको हम बाद में भी पका सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जबकि जो सिट्रस फ्रूट हैं ये सब आपके नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स में आते हैं, इसमें एथिलीन का प्रोडक्शन बाद में उतना नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, डी ग्रीनिंग के लिए उपयुक्त तापमान और आपेक्षिक आर्द्रता है। ऑप्शन है यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस, 75 से 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, 35 डिग्री सेल्सियस और 65 से 70% RH, और 27 डिग्री सेल्सियस 85 से 90% RH, 10 डिग्री सेल्सियस और 85 से 90% RH। तो जो डी ग्रीनिंग के लिए उपयुक्त यहाँ पर तापमान और अपेक्षिक आर्द्रता वो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए और 85 से 90% वहाँ पर अपेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। डी ग्रीनिंग में अधिकतर इथरेल का प्रयोग किया जाता है। अगर हमें राइपेनिंग चैम्बर बनाना है मैंगो का, तो उसके लिए जो टेम्परेचर रखा जाता है वो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से 95% होनी चाहिए, 90 से 95%। इसमें हम एथिलीन का प्रयोग करते हैं, इथरेल जो आता है आपका। इसके बाद अगर हम दूसरा एक कॉमन फ्रूट्स है आपका बनाना की बात करें, तो इसमें टेम्परेचर जो रखा जाता है वो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 90 से 95% इसमें भी रखी जाती है। अगर एथिलीन की बात करें तो दोनों में 100 ppm की आवश्यकता होती है एथिलीन की। 100 ppm हम जो राइपेनिंग चैम्बर बनाते हैं उसमें 100 ppm एथिलीन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गामा विकिरण द्वारा प्याज में स्प्राउटिंग को रोक सकते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर 0.1 किलोग्रेस, 0.06 से 0.1 किलोग्रेस, 1 किलोग्रेस, 1 से 10 किलोग्रेस। तो जो गामा विकिरण है इसके द्वारा प्याज में जो स्प्राउटिंग है वो 0.06 से 0.1 किलोग्रेस होती, तो स्प्राउटिंग रुक जाती है अगर हम उससे ट्रीटमेंट कर देते हैं। अगर हम 0.1 किलोग्रेस ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर पोटैटो में स्प्राउटिंग रुक जाती है। इसके अलावा अगर हम 1 किलोग्रेस में अगर हम किसी भी फल या सब्जी में इनका इरेडिएशन करते हैं तो वहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है। इसके अलावा 1 से 10 किलोग्रेस में जो अधिकतर फल या सब्जियाँ होती हैं उसमें जो फंजाई बैक्टीरिया होते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स में प्री कूलिंग कितने तापमान पर की जाती है। तो प्री कूलिंग का तात्पर्य यहाँ पर किसी भी फल या सब्जी को स्टोरेज करने से पहले फील्ड से लाने के बाद उसको ठंडा कर लें।
तो ये जो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं इनको हम 10 से 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इनको रखा जाता है प्री कूलिंग के लिए। इसके अलावा 5 डिग्री सेल्सियस पे हम जो पीच हैं, प्लम हैं, ग्रेप्स हैं, मैच्योर बेरीज हैं, मैच्योर पी है या बेरीज हैं, इनको हम 5 डिग्री सेल्सियस पर प्री कूलिंग करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शीतोष्ण फलों का टेम्परेचर है। ऑप्शन है यहाँ पर 0.1 से 1 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर 15 डिग्री सेल्सियस। तो जो शीतोष्ण फल हैं उनके लिए 0.1 से 1 डिग्री सेल्सियस स्टोरेज टेम्परेचर है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है ज़ीरो एनर्जी कूल चैम्बर से संबंधित विकल्प सही हैं। ऑप्शन है यहाँ पर वर्किंग अंडर प्रिंसिपल इवापोरेटिव कूलिंग प्रिंसिपल डेवलप्ड बाई एस.के. राय एंड एस.आर. खुर्दिया IARI या फिर आल। तो ये इवापोरेटिव कूलिंग सिस्टम पर जो सिद्धांत है उस पर कार्य करता था, ये भी विकल्प सही है। इसके अलावा इसको एस.के. राय और एस.आर. खुर्दिया के द्वारा डेवलप किया गया, तो ये भी विकल्प सही है। IARI में इसको डेवलप किया गया था, तो इसमें तीनों विकल्प सही, इसलिए इसमें आपका ऑप्शन डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेफ्रिजरेंट हैं। ऑप्शन यहाँ पर फ्रियोन, अमोनिया, मेथिल क्लोराइड, ऑल। तो इसमें सभी रेफ्रिजरेंट हैं, इसमें फ्रियोन भी, अमोनिया भी और मेथिल क्लोराइड है। जबकि इसमें सबसे जो सुरक्षित माना जाता है वो आपका फ्रियोन है। ये काफ़ी प्रसिद्ध और ये ओडियोरलेस भी होता है और नॉन टॉक्सिक भी होता है, तो इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है RTS एंड नेक्टर का पास्चराइजेशन टेम्परेचर कितना है। ऑप्शन है यहाँ पर 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 से 30 मिनट, 85 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 मिनट, 79 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 से 10 मिनट, 66 डिग्री सेल्सियस ऑप्शन है थे यहाँ पर। तो जो नेक्टर या फिर आपके RTS हैं रेडी टू सर्व, ये जो पेय पदार्थ हैं इनके लिए पास्चराइजेशन जो टेम्परेचर है वो 85 डिग्री सेल्सियस पर 25 से 30 मिनट के लिए किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा 85 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम 4 मिनट के लिए पास्चराइजेशन कर देते हैं तो उसमें जो पेक्टिक एंजाइम होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अगर हम 79 डिग्री सेल्सियस पर 5 से 10 मिनट के लिए कर देते हैं तो वहाँ पर जो मोल्ड स्पोर होते हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम 66 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं तो जो ईस्ट हैं और एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन तापमान है। ऑप्शन है यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट, 149 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 से 2 सेकेंड, 110 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 से 90 मिनट या फिर नॉन ऑफ देश। तो इसमें जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर स्टेरिलाइजेशन है वो 149 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 2 सेकंड के लिए किया जाता है, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा जो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस तापमान है 30 मिनट के लिए, इसमें हम फ्रूट और जो टोमेटो प्रोडक्ट हैं उनमें जो स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया हैं जैसे बैसिलस सबटिलस है, बैसिलस मेसेंट्रिकस है, इन सबको किल करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा 110 डिग्री सेल्सियस पर 30 से 90 मिनट के लिए हम जो स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर है इसमें स्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया जो हैं उनको किल किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज से संबंधित विकल्प सही हैं। यहाँ पर ऑप्शन है लो ऑक्सीजन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड, WR फिलिप्स ऑल। तो इसमें लो ऑक्सीजन का होता है और हाई कार्बन डाइऑक्साइड होती है, रखने का प्रयास किया जाता है। इसको WR फिलिप्स ने डेवलप किया था, तो इसमें सभी विकल्प सही थे, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक है। ऑप्शन यहाँ पर हाइड्रेटेड लाइम, एक्टिवेटेड चारकोल, फेरस ऑक्साइड या फिर बोथ ए एंड बी। तो जो यहाँ पर हाइड्रेटेड लाइम और एक्टिवेटेड चारकोल ये कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषक है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में उच्च श्वसन दर होती है। ऑप्शन यहाँ पर एस्पैरागस, पोटैटो, टोमेटो,
कैरेट, टोमेटो। तो जो उच्च श्वसन दर होती है सबसे अधिक एस्पैरागस में पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अधिकतर जो उच्च श्वसन दर होती है वो जो लेफी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर बॉम्बे, लुधियाना, मैसूर, लखनऊ। तो ये जो सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये मैसूर में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। बॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। लुधियाना में CIPHET सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये स्थित है, इंस्टीट्यूट स्थित है, ये मैसूर में स्थित है, तो इसमें ऑप्शन इसको भी आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा लखनऊ में फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग इंस्टीट्यूट स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, सेल्ड संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर कैरेट, पी, बीन्स, नॉन ऑफ दीज। तो जो सेल्ड हैं ये जो टर्म दिया गया है ये पीलिंग के लिए एक स्पेसिफिक टर्म यूज़ किए गए हैं सब्जियों में। तो जो सेल्ड है ये पी से संबंधित है। इसके अलावा कैरेट के लिए स्क्रैप्ड टर्म यूज़ करते हैं और जो बीन्स हैं इनके लिए स्निप्ड टर्म यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ब्लांचिंग कितने तापमान पर किया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस, 110 डिग्री सेल्सियस, 82.2 से 93.3 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 से 3 मिनट। तो जो ब्लांचिंग है इसको हम स्कैल्डिंग या फिर पर बॉइलिंग या फिर प्री कुकिंग के नाम से भी जानते हैं। इसमें सब्जियों को जैसे आपके गोभी हुई, पत्ता गोभी या फिर बीन्स हैं या ओकरा हैं, इसमें ब्लांचिंग करने से जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो इनएक्टिव हो जाते हैं और आपके फल सब्जी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। माइक्रोब्स भी इसमें जो पाए जाते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो ब्लांचिंग का जो टेम्परेचर वो 82.2 से 93.3 डिग्री सेल्सियस 2 से 3 मिनट के लिए किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संरक्षण या प्रिजर्वेटिव पदार्थ हैं। ऑप्शन यहाँ पर शुगर, सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड या फिर ऑल। तो जो इसमें शुगर भी है, सॉल्ट भी, सोडियम बेंजोएट भी है और पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड भी है, तो इसमें ऑल वाला ऑप्शन सही होगा। शुगर का जो कंसंट्रेशन रखते हैं वो 62 से 65% के बीच और जो साल्ट है इसका परसेंटेज 15 से 25% के बीच रखा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की वृद्धि के लिए उपयुक्त पीएच मान है। ऑप्शन यहाँ पर 1.5 से 8.5, 4 से 7.5, 2.5 से 8 या फिर नानादेश। तो जीवाणुओं की वृद्धि के लिए जो उपयुक्त पीएच मान है वो 4 से 7.5 के बीच पाया जाता है। इसके अलावा जो मोल्ड ये 1.8 to 8.5 ये मोल्ड के लिए है। 2.5 से 8 जो है ये ईस्ट के लिए पीएच मान है। इतने पीएच मान पर इनकी वृद्धि अधिक मात्रा में देखी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किण्वन द्वारा संरक्षित उत्पाद है। यहाँ पर है ऑप्शन वाइन, विनेगर, सौरक्राट या फिर आल। तो इसमें वाइन भी है, विनेगर भी और सौरक्राट भी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यसार केन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर एसिड फ्रूट एंड वेजिटेबल, नॉन एसिडिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल या फिर बोथ या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जो यसार केन्स हैं उनका प्रयोग नॉन एसिडिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा एसिडिक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में AR केन्स या एसिड रेसिस्टेंट केन्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन टेम्परेचर किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन है -196 डिग्री सेल्सियस, -193 डिग्री सेल्सियस या फिर बोथ या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन है उसमें लिक्विड जो नाइट्रोजन होती है वो -196 डिग्री सेल्सियस और जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड होती है -143 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। तो इसमें दोनों का प्रयोग क्रायोजेनिक में किया जाता है। अधिकतर -196 डिग्री सेल्सियस जो कि लिक्विड नाइट्रोजन होती है इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन टेम्परेचर फॉर वेजिटेबल इज। ऑप्शन है यहाँ पर 66 से 71 डिग्री सेल्सियस, 60 से 66 डिग्री सेल्सियस, 54 से 65 डिग्री सेल्सियस या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो डिहाइड्रेशन है उसका टेम्परेचर सब्जियों में 60 से 66 डिग्री सेल्सियस प्रयोग किया जाता है। इस टेम्परेचर पर
फलों जो सब्जियां होती हैं उनका डिहाइड्रेशन किया जाता है। इसके अलावा 66 से 71 डिग्री सेल्सियस पर फ्रूट्स का किया जाता है और 54 से 65 डिग्री सेल्सियस पर रीडिहाइड्रेशन ऑफ ड्राइड फ्रूट का किया जाता है। जो सुखाए गए फल होते हैं उनका रीहाइड्रेशन किया जाता है 54 से 65 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैम में TSS पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर 68.5%, 0.5 से 0.6%, 65%, 0.5 से 75% और 0.5 से 1%। तो जो जैम है इसमें जो TSS है वो 68.5% पाया जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो इसमें एसिडिटी जैम में होती है 0.5 से 0.6% होती है और जो जेली होती है जो कि सेमी ट्रांसपेरेंट होती है इसमें 65% होता है TSS, और जबकि इसमें एसिडिटी 0.5 से 0.75% होती है। यहाँ पर 0.75% होगा और जो 0.5 से 1% है ये इसमें पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जेली में पेक्टिन टेस्ट करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर अल्कोहल, जेल मीटर या फिर बोथ या फिर ऑल। तो जो जेली है इसमें पेक्टिन टेस्ट हम अल्कोहल से भी करते हैं और जेल मीटर से भी करते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कलरलेस फ्रूट जूस या पल्प में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट या फिर बोथ या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो कलरलेस फ्रूट्स होते हैं या जूस होते हैं उसमें अधिकतर मात्रा में हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग करते हैं, जबकि जो कलर फ्रूट्स होते हैं उसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। जो इसमें सोडियम बेंजोएट है ये मेनली ईस्ट को नष्ट करता है और जो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड है या फिर सल्फर डाइऑक्साइड है ये बैक्टीरिया और फंजाई को रोकने का कार्य करता है, बैक्टीरिया और फंजाई को, जबकि जो सोडियम बेंजोएट है ये ईस्ट को रोकने का काम करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्क्वैश कार्डियल में फ्रूट जूस में पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर 10%, 20%, 25% और 85%। तो स्क्वैश और कार्डियल में जो जूस का प्रतिशत होता है वो 25% होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा स्क्वैश कार्डियल के अलावा भी कुछ अन्य फ्रूट्स होते हैं जिसमें अन्य प्रतिशत में फ्रूट जूस पाया जाता है, जैसे आपके RTS हैं उसमें 10% ही फ्रूट जूस पाया जाता है, नेक्टर है इसमें 20% पाया जाता है। इसके अलावा 85% स्वीटेंड जूस में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्क्वैश में TSS होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर 40%, 65%, 30% या फिर 15%। तो जो स्क्वैश है उसमें टोटल सोल्यूबल सॉलिड यानी TSS जो है वो 40% होना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो 65% है ये सिरप में होना चाहिए। इसके अलावा जो 30% है ये कार्डियल में और बार्ले वाटर में 30% TSS होना चाहिए और 15% नेक्टर में पाया जाता है। इसके अलावा 10% जो TSS है वो RTS में पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्डियल में एसिडिटी होनी चाहिए। ऑप्शन है यहाँ पर 0.3%, 1%, 1.3 to 1.5% या फिर 1.5%। तो जो कार्डियल है इसमें एसिडिटी 1.5% होनी चाहिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। इसके अलावा जो 0.3% है ये RTS और नेक्टर में एसिडिटी इतनी पाई जाती है। इसके अलावा 1% स्क्वैश में पाई जाती है, स्क्वैश में, और 1.3 से 1.5 ये सिरप में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टोमेटो जूस में TSS होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पर 5%, 10%, 7%, 25% या फिर 12%। तो टोमेटो जूस में 5%
TSS होना चाहिए। इसके अलावा 7% जो है वो टोमेटो सूप में होता है और 25% टोमेटो पेस्ट सॉस और केचप में पाया जाता है और जो 12% है ये हैवी टोमेटो जो प्यूरी बनती है उसमें पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शुगर कंटेंट ऑफ टोमेटो केचप और सॉस। शुगर कितनी पाई जाती है टोमेटो केचप या फिर सॉस में? ऑप्शन है यहाँ पर 10 से 26%, 1.3 से 3.4%, 1.25 से 1.5% या फिर नॉन ऑफ दिस। तो शुगर कंटेंट टोमेटो केचप या सॉस में 10 से 26% के बीच पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा 1.3 से 3.4% ये साल्ट, इसमें नमक भी पाया जाता है और 1.25 से 1.5% इसमें एस्टिक एसिड पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है टोमेटो केचप शुड बी फिल्ड। ऑप्शन है यहाँ पर 115 डिग्री सेल्सियस, 82 से 88 डिग्री सेल्सियस, 88 डिग्री सेल्सियस या 85 से 90 डिग्री सेल्सियस। टोमेटो जो केचप है उसको बोतलों में कितने तापमान पर भरना चाहिए, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो टोमेटो हैं इसमें इनको 88 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बोतलों में भरा जाता है। 115 डिग्री सेल्सियस ये टोमेटो जो सूप है उसके स्टेरलाइजेशन का टेम्परेचर है और जो 82 से 88 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया गया ये हीटिंग ऑफ टोमेटो जूस, जो टोमेटो जूस है उसको गर्म करने का तापमान है। इस टेम्परेचर पर हम 1 मिनट के लिए टोमेटो जूस को गर्म करते हैं। इसके अलावा 85 से 90 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हम पास्चुराइजेशन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इज मोर एक्टिव। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो कब ज़्यादा एक्टिव होते हैं? इसमें ऑप्शन है 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो 30 डिग्री सेल्सियस पर अधिक एक्टिव होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कैबेज से तैयार किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर साउरक्राट, कांजी, सागो या इरिसरी। जो कैबेज से जो तैयार किया जाता है उसको हम साउरक्राट कहते हैं। ये इसमें 2 बैक्टीरिया अधिकतर कार्य करते हैं क्योंकि ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। एक है आपका ल्यूकोनोस्टाक और दूसरा है लैक्टोबैसिलस। ये 2 बैक्टीरिया अधिकतर पाए जाते हैं। जबकि जो कांजी है ये ब्लैक कैरेट के द्वारा तैयार किया जाता है और जो सागो है ये कसावा के द्वारा तैयार किया जाता है और जो इरिसरी प्रोडक्ट है ये पंपकिन के द्वारा तैयार किया जाता है। और एक फूफू है, फूफू जो कि याम के द्वारा तैयार किया जाता है। पचरंगा और सतरंगा ये कॉलीफ्लावर के द्वारा तैयार किया जाता है और जो पेठा है वो ऐसगार्ड के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विनेगर या सिरका के किण्वन के लिए उपयुक्त तापमान है। ऑप्शन यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस या फिर 77 डिग्री सेल्सियस। तो विनेगर या सिरका के किण्वन के लिए जो तापमान है वो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त माना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके अलावा 77 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 20 मिनट के लिए पास्चुराइजेशन टेम्परेचर भी सिरके का किया जाता है। इसके अलावा इसमें 0.3% शुगर भी लगभग आइडियल रूप में ऐड कर दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फर्मेंटेड पेय पदार्थ हैं। ऑप्शन है यहाँ पर वाइन, मस्कट, नीरा, सीडर या फिर आल। तो इसमें वाइन भी है, मस्कट भी है, नीरा भी है, सीडर भी है और आल। तो इसमें ऑप्शन आल वाला सही होगा ई। इसमें वाइन जो कि ग्रेप से बनती है, मस्कट जो कि मस्कट ग्रेप से बनती है और नीरा जो कि पाम से बनती है और सीडर जो कि एप्पल से बनाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट कब पास हुआ। ऑप्शन है यहाँ पर 1937, 1954, 1955 या 1986। तो जो प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है ये 1954 में पास किया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा 1937 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट पास किया गया था जिसको एगमार्क के नाम से जानते हैं और इसका जो कार्यालय है लेबोरेटरी है वो नागपुर में स्थित है। इसके बाद 1955 में आपका फूड प्रोडक्ट ऑर्डर पास किया गया था और
1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्डाइजेशन अथॉरिटी फसाई एक्ट कब पास हुआ। ऑप्शन है यहाँ पर 2001, 2005, 1963 या फिर 1964। तो ये जो एक्ट है यहाँ पर एक्ट है ये 2005 में पास किया गया था। इसके अलावा 2001 में फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कंट्रोल एक्ट पास किया गया और 1963 में एक्सपोर्ट एक्ट यानी जिसमें क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन एक्ट ये 1963 में पास हुआ और इसी के रूल्स जो हैं वो 1964 में लागू किए गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेशन द टीएसएस का डिटर्मिनेशन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर हैंड रिफ्रैक्टोमीटर या टेंड्रोमीटर या स्कलोमीटर या फिर सैफर माइक्रोमेथड। तो टीएसएस का जो डिटर्मिनेशन है वो हैंड रिफ्रैक्टोमीटर से किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा टेंड्रोमीटर से जो गार्डन पी होती है उसके टेंडरनेस का पता लगाते हैं और स्कलोमीटर से हम जो स्वीट कॉर्न होता है उसकी मैच्योरिटी का पता लगाते हैं। इसके अलावा सैफर माइक्रो मेथड से शुगर का एस्टिमेशन किया जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।